नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका दूरदर्शन हिमाचल के कार्यक्रम द रिच शो पर, जहां पर हम एक विषय को लेते हैं और उस विषय पर हम बहुत सारे लोगों से बातें करते हैं ताकि आपको बहुत सारे लोगों का उस विषय पर नज़रिया समझ आ सके। लेकिन दर्शकों, आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो है पानी के बारे में। जल संरक्षण। पानी कहने को तो विश्व का 2/3 से अधिक हिस्सा पानी से ढका हुआ है, लेकिन आज के समय में समस्या कुछ ऐसी आन पड़ी है कि हमें ये भी डिसाइड करना पड़ रहा है कि प्रति व्यक्ति कितना पानी किसे मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए, और हमें इसी के साथ साथ हमें पैसों को कीमत में बांटना पड़ रहा है। दर्शकों, कहीं पर बाढ़ है तो कहीं पर सूखा पड़ रहा है, कहीं पर पानी से जूझते लोग हैं और कहीं पर पानी की समस्या इतनी बढ़ चुकी है कि लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि इस विषय को लेकर हम करेंगे क्या। तो चलिए दर्शकों, आज के इस रिच शो पर हम यही जानने का प्रयास करेंगे कि जल संरक्षण क्या है। हमने जो आज के इस शो को नाम दिया है वो है बूंद बूंद जल से बेहतर कल। चाहे वो जल को सुरक्षित करने की बात हो, चाहे वो उसे अच्छे से उपयोग में लाने की बात हो, चाहे वो उसे खर्च करने की बात हो, इसी विषय पर हम बहुत सारे लोगों से बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि हम इस विषय पर क्या क्या कर सकते हैं। दर्शकों, अभी हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में कुछ स्थानीय निवासी जुड़े हुए हैं जो हमें विशेष तौर पर पानी का असर हमारी फसलों पर, हमारी किसानी बागवानी पर क्या है, इस बारे में बात करेंगे। तो सर, सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए और क्या करते हैं आप, ये भी बताइए। सर जी हम किसान का करते हैं सर। किसान का हाँ काम जी, करते हैं जी। किसान आपका का। नाम? कृपाराम जी। कृपाराम जी। हाँ जी सर। और सर, आपका नाम? मेरा नाम कामेश्वर चौहान है मैम जी, चौपाल से मैम। जी, और आप क्या करते हैं? मैं भी एग्रीकल्चर का काम करता हूँ मैम जी। जी, तो आप हमें बताइए कि जब आप फसल उगाते हैं और उसके साथ साथ उसका पूरा ध्यान रखते हैं तो पानी किस तरह से कभी कभी दिक्कत बन जाती है, ये आप हमें बताइए। हाँ जी, हाँ जी। दिक्कत हो जाती है सर, जब पानी नहीं होता है फिर अच्छा। क्या करें, फिर फसल सूख जाती है। हाँ जी। और फिर कोई चारा नहीं है, फिर भगवान पर डिपेंड है, मिले ना मिले फिर फसल खत्म हो जाती है। हमारी मेहनत ऐसे की तैसे में चली जाती है। हमारे कोई चारा पानी का नहीं है सर। हाँ जी। तो जिस समय पर आपके पास पानी नहीं होता है उस टाइम पर आप लोग कुछ सोर्सेज हैं जिसको आप पानी इकट्ठा करने के लिए यूज करते हैं, या फिर आपने कुछ प्रावधान किए हो? तो कोई नहीं है सर, ये वजह किसी ने बावड़ी बनानी है कोई, और फिर आसमानी पानी इकट्ठा निकलेगा। अभी सरकार ने हर एक गांव में टैंक दिए, हर एक घर घर में टैंक दे रहे, सरकार कर रही है मैम। अब सोर्स तो ऊपर पर वाले पर डिपेंड करता है ना मैम। अब पहले होते हैं बावड़ी होती थी, अब है नहीं वो चीज़ मैम। पहले कौन कौन से सोर्सेज थे पानी के और अब वो नहीं रहे हैं, आपने बताया, कौन कौन से थे वो सोर्स? सोर्स तो बहुत सारे थे जी, मतलब जैसे अब बावड़िया बनाते हैं जी। नीचे ना खोलते चारों तरफ से, तो फिर उसमें फिर उसको बंद करते, चारों से मिट्टी का बनाते, फिर उसमें पानी होता था इकट्ठा आसमानी। और फिर अब उसके बाद वो बंद कर दिया और पानी कोई ये नहीं करते। फिर अब यही वजह से लोगों ने, जिनके पास ज़्यादा पैसा है, नाले खाड़े से पानी ले आ रहे हैं, जो गरीब आदमी वो कुछ कर नहीं पा रहा, और उस वजह से अब बंद कर दे। जैसे डंगर के लिए बावड़िया होती थी बनाई हुई, वो भी बंद कर दी। अब ऐसा वक्त आ गया, जिसके पास पैसा उसके पास सब कुछ है, जिसका जो गरीब है बेचारा वो है, उसके पास कोई चारा नहीं है जी। तो जैसा कि आपने कहा कि जब बारिश नहीं होती है तो फसलें सूख जाती है, है। तो उस समय पर पानी के टैंक वगैरह आते होंगे या फिर कोई और प्रावधान किए जाते होंगे, कुछ ऐसा है? मैम टैंक का प्रबंध है, टैंक से मैम जब पीछे से सप्लाई कम हो जाती है मैम, जैसे मई जून में टमाटर का काम करते हैं, एग्रीकल्चर का काम करते हैं, तो सूख जाता है। डिपेंड रहते हैं हम भगवान जी पे रहते हैं फिर मैम। तो ऊपर से पानी आता है, अदरवाइज कुछ नहीं। जैसे पहले के ज़माने में क्या होता था मैम, अभी एक स्टोर तालाब होता था मैम, तो वर्षा होती थी पहले 6-6 दिन 7-7 दिन बारिश होती थी, तो मौसम भी ऐसा होता था मैम। बर्फ़ पहले पिछले 5-6 सालों से 6-6 दिन में बर्फ़ गिरती होती थी सर्दियों में। तो बर्फ़ से क्या है, एक तालाब होता था मैम, तालाब में जैसे पक्षी है, आपका बैल है, बकरी है, वो सारा मतलब पानी उसमें पीते थे मैम। तो आज की डेट में वो सोर्स सारे खत्म हो चुके हैं मैम। कि डिपेंड होता है, हम लोग एग्रीकल्चर डिपेंड करते हैं, हम लोग उसमें करते हैं मैम। हमारे पास बैल भी होती है, बकरी भी है, भेड़ बकरियाँ भी, तो उसमें सब पीते थे मैम। बट आज की डेट में क्या, वो जनरेशन मैम, वो सब तालाब को बनाए, सरकार पैसा खर्च रही है, बना रखे में सरकार पैसा दे रही है, बट उसका मैम उसमें पानी नहीं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं मैम। तो सर, आप ऐसे समय में क्या सोचते हैं कि जल को सुरक्षित कैसे किया जा सकता है? कौन कौन से कदम हम अपने लेवल पे, अपने दम पर उठा सकते हैं आज? मैम पानी को मैम कम से कम उपयोग करना चाहिए मैम। जैसे ठीक बोल रहे, अभी सरकार के पास मैम एक बहुत सारा टैंक बनाना चाहिए, ताकि मैम जैसे पीछे से सोर्स हो जाते हैं, आजकल तो सोर्स होते हैं, तो सबको डिवाइड होना चाहिए, 1-1 2-2 घंटे दे दे सबको, बाड़ी बननी चाहिए। पानी का तो मैम कम से कम उपयोग होना चाहिए मैम, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। दर्शकों, पानी का उपयोग हम कहाँ नहीं करते हैं,
ये हमारी ज़रूरत है, ये हमारी दिनचर्या का एक अहम हिस्सा है। और अगर हम लोग बात करें हिमाचल जैसे क्षेत्र की, तो वैसे तो पानी हर क्षेत्र में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हम इसे अगर 3 हिस्सों में विभाजित करें तो सबसे पहले आता है हमारा बिजली उत्पादन के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। दूसरा आता है हमारे किसान भाई बंधुओं के लिए, जहाँ पर हमें सिंचाई के लिए पानी का उपयोग करना पड़ता है। और तीसरा है हमारा पीने योग्य पानी। तो दर्शकों, देखते हैं कि आम जन का इन विषयों पर क्या कहना है। सर, आप क्या समझते हैं कि आज के समय में हमें जल संरक्षण की कितनी ज़रूरत है? एक्चुअली जल संरक्षण की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस एरिया में हालांकि बहुत ज़्यादा जल है तो हम इस तरफ ध्यान नहीं देते, लेकिन अगर भारत के दूसरे राज्यों की तरफ ध्यान दें जहाँ के पानी की बिल्कुल किल्लत है और लोग बहुत दूर से पानी लाते हैं। और आपको पता होगा कि कुछ साल पहले एक ट्रेन भेजी गई थी स्पेशल, जहाँ पे पानी नहीं था वहाँ के लिए। तो जल की तो बहुत ज़्यादा महत्ता है। और हालांकि यहाँ बहुत ज़्यादा पानी है, लेकिन अगर इसको हम संरक्षित नहीं रखेंगे तो ये भविष्य में बहुत सारा खतरा हो सकता है इससे। जी, आप पूरे हिमाचल की बात कर रहे हैं कि हिमाचल में पानी के सोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हम अपने लेवल पे क्या कदम उठा सकते हैं कि हम लोग पानी को सुरक्षित करके रख सकें? एक्चुअली पानी को संरक्षित करने के बहुत सारे उपाय हैं। जैसे कि एक उपाय तो यही है कि हम पॉल्यूशन ना फैलाएं, क्योंकि अगर पॉल्यूशन फैलाएंगे उससे गर्मी बढ़ती है, ग्लेशियर पिघलते हैं तो उससे पानी वेस्ट होता है, नदियों में जाके समुद्र में चला जाता है। एक तो सबसे बड़ी चीज़ यही है कि हम पॉल्यूशन ना फैलाएं और कम से कम उसका यूज़, उसके लिए हम ग्रीन एनर्जी की तरफ जा सकते हैं। दूसरा बात यह है कि मैं गाँव के परिवेश से हूँ और वहाँ पे देखा जाता है कि नल के कई बार उसमें नल नहीं होता और पानी लगातार बहता रहता है, वेस्ट होता है। तो जैसे ही हम देखें कहीं इस तरह की प्रॉब्लम है तो अपने स्तर पे प्रयास करके उस नल को प्लग करना चाहिए। और इस तरह के नल यूज़ होने चाहिए जो पानी अपने आप बंद हो जाए, सेल्फ क्लोजिंग नल होने चाहिए। इसके अलावा ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो नल का पानी गाँव में जाता है लोग उसको अपने क्यारियों में ना लगाएं। क्यारियों के लिए सिर्फ सिंचाई का पानी यूज़ हो, जो पीने का पानी है उसको उसमें वेस्ट ना करें। हाँ, पीने के लिए, सिर्फ पीने के लिए यूज़ होना चाहिए। और हम लोग घर में किस किस तरह के प्रावधान कर सकते हैं कि हम अपने पानी को सदुपयोग कर सके उसका? देखिए, घर में तो ये है कि आप जनरली ये होता है कि घर में पानी एक तो पीने के लिए यूज़ होता है। आजकल आरओ भी बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, वो भी एक पानी की वेस्टेज है मैं कहूँगा। तो इसके लिए सरकार को चाहिए कि इस तरह के आरओ ईजाद हो, इस तरह के आरओ चलन में लाए जाएं जो जिसमें पानी बहुत कम वेस्ट हो और हमें प्योरीफाइड वाटर भी मिल सके। सर, अभी आपने एक बहुत ही अच्छी बात कही बीच में कि हम लोग नदी नालों को प्रदूषित कर रहे हैं, गंदा पानी हमें मिल रहा है। तो पानी की क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी भी मैटर करती है। तो आपको क्या लगता है कि इस विषय पर क्या कदम उठाया जा सकता है कि हमें पानी को दूषित कम से कम किया जा सके? देखिए, पानी को दूषित कोई दूसरा नहीं करता है, कोई पशु या कोई जानवर नहीं दूषित करते हैं, इंसान ही दूषित करता है। बिल्कुल। अगर आप देखिए शिमला में देखिए तो ये एरिया आपको बहुत ज़्यादा सुंदर दिखेगा, कहीं पे आपको कचरा नहीं दिखेगा और साथ में क्योंकि आपको बोर्ड भी दिखेंगे कि इतना जुर्माना है। अगर इस क्षेत्र में ये किया जा सकता है कि लिमिटेड एरिया में, तो बड़े स्तर भी किया जा सकता है। हमारी गवर्नमेंट ये कर सकती है। इसके लिए एक तो जो पॉलीथीन है वो बंद होना चाहिए, क्योंकि अगर आप पॉलीथीन जितना ज़्यादा होगा तो इवेंचुअली वो नदी नालों में ही जाएगा, क्योंकि गार्बेज कलेक्शन की इतनी ज़्यादा व्यवस्था है नहीं। तो इस स्तर पे गवर्नमेंट को प्रयास करने चाहिए और गवर्नमेंट को चाहिए कि बजाय कि एक लिमिटेड टाइम के लिए इसके लिए आप रेड्स करें, उसके लिए कंटिन्यूस प्रयास रहना चाहिए गवर्नमेंट का कि इस तरह पॉलीथीन का प्रचलन ही बंद हो जाना चाहिए। अगर पॉलीथीन रहेगा ही नहीं मार्केट में तो इस तरह के बैग बड़े ईजी प्राइसेस पे मिल सकते हैं, जिससे कि एक तरफ तो खादी का एक तरह से खादी के जैसे है तो वो एक बायोडिग्रेडेबल भी है और दूसरा इसके लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और साथ में ये है कि वो नदी नालों को गंदा भी नहीं करेंगे। दर्शकों, अभी हमारे साथ जो मौजूद हैं ये हिमाचल के ही रहने वाले हैं। सर, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को और आप क्या काम करते हैं ये थोड़ा सा बताइए। अच्छा, नमस्कार जी। मेरा नाम विक्रम है और मैं बेसिकली हिमाचली हूँ, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से हूँ, सिलाई का रहने वाला हूँ जी। और मेरा शिमला में खुद का व्यवसाय है। मैंने होटल लिया वाली इस पे होटल चलाता हूँ जी, खुद का जी। व्यवसाय। जैसे कि आपने बताया कि आपने होटल लीज पे लिया है और हमने देखा है कि 2018 में और उसके बाद भी पानी की कितनी समस्या रहती है। कभी कभी टूरिस्ट को बताया जाता है कि पानी की कमी की वजह से आप थोड़े दिन रुकिए, शिमला आने की ज़रूरत अभी नहीं है। तो ऐसे में जब पानी की कमी होती है तो आप होटल्स में किस तरह से पानी की कमी को पूरा करते हैं? देखिए, उस टाइम ऐसा होता है कि पर्सनल टैंकर मंगवाने पड़ते हैं। जो अगर मैं इस साल की बात करूं तो अभी तक तो लगभग ठीक है। जैसे एमसी की तरफ से जो सप्लाई आती है
वो वीक में एक दिन नहीं आती है, पर फिर भी जो बाकी के 6 दिन है उसमें ठीक आती है सप्लाई। तो अभी तो भरपूर मात्रा में पानी है, पर अगर आने वाले टाइम में जैसे आपका नेक्स्ट मंथ है तो थोड़ी सी गर्मी की वजह से थोड़ी बहुत कमी रहती है शिमला में भी। तो इस पे हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए गवर्नमेंट को भी, और कुछ लोग जैसे पर्सनली लोग होते हैं, पर्सनल मतलब पानी का वो दुरुपयोग ना करे। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम गवर्नमेंट को ही नहीं दे सकते, जो है हमारे पास उसका हम खुद को भी ध्यान रखना चाहिए। जी, और आपने बताया कि सिर्फ एक दिन पानी नहीं आता है हफ्ते के, बाकी ये 24 घंटे पानी आता रहता है या फिर इसके भी कुछ घंटे हैं? उसमें तरीके? टाइम लिमिट होता है जी, ज़्यादा 4-5 घंटे की सप्लाई आती है, पर 4-5 घंटे की सप्लाई भी भरपूर मात्रा में सब कुछ चल पड़ता है। और आप अपनी तरफ से किस तरह से मैनेज करते हैं? आप टूरिस्ट जो आते हैं आपके होटल में ठहरने के लिए, क्या आप उन्हें भी कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि पानी को वेस्ट ना करें? इसका बिल्कुल जी, हम पहले ही जब चेक इन के टाइम पे पहले ही ब्रीफ कर देते हैं गेस्ट को भी कि थोड़ा सा टैप टूप का ध्यान रखे जी। और पानी का थोड़ा ध्यान रखे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी शॉर्टेज है, इस करके पहले ही ब्रीफ कर देते हैं जी गेस्ट को भी। इसके अलावा जब आपके वहाँ पानी नहीं आता है, आपने कहा कि अगला महीना भी शायद ऐसे ही रहने वाला है, पानी की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज रहने वाली है, तो ऐसे दिनों में आप क्या करते हैं? देखिए, ऐसे दिनों में पहले ही जिस हिसाब से हमारे पास काम होगा उस हिसाब से हम पहले ही प्री प्लान होके चलते हैं। हमारे पास स्टोरेज भी है, बने हुए स्टोरेज है। अगर इनके समय ज़रूरत पड़ती है तो हम अपने उस टैंकर से मंगाते हैं जी। दूर से। और अगर हम लोग टैंकर्स की स्पेशली बात करें तो एक होटल के लिए आपकी होटल की कैपेसिटी कितनी है, और जब वहाँ पर पानी की ज़रूरत पड़ती है तो कितने लीटर का टैंक भी कम पड़ जाता होगा? देखिए, जो टैंकर मंगाते हैं वो 6,000 लीटर 4,000 लीटर का होता है। 4 से 6 हज़ार लीटर? हाँ जी। तो अगर तो वैसे ही कि वो 6-4 हज़ार लीटर एक दिन में ही खपत हो जाती है खपत कभी हो तो। जाती है। हाँ जी। जी। दर्शकों, कहते हैं जल है तो कल है, जल के बिना भविष्य की कल्पना करना भी मुश्किल है। और दर्शकों, चाहे हम किसी भी तकनीक का इस्तेमाल कर लें, वो हमें वैसा पानी कभी नहीं दे सकती है जो हमें हमारे जल स्रोत देते हैं। और कहते हैं ना, जो हमारे हाथ में आज है वो उन चीज़ों से लाख गुना बेहतर है जो हमारे हाथ में नहीं है। और आज के समय में हमारे हाथ में है जल की एक एक बूंद को बचाना, पेड़ पौधों को लगाना, और जो हमारे पेड़ पौधे हैं उन्हें बचाना, और अपने पानी को सही ढंग से इस्तेमाल करना, उपयोग करना। तो चलिए इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और करते हैं और भी लोगों से बात और जानते हैं उनका नज़रिया। दर्शकों, अभी हमारे इस कार्यक्रम में कुछ पर्यटक भी जुड़े हैं, तो हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि ये इस विषय पर क्या सोचते हैं। सर, आपका नाम और आप क्या करते हैं, कहाँ से संबंध रखते हैं? मेरा आप? नाम हिमांशु गर्ग है, हम फरीदाबाद से हैं जी। और हमारा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। जी, फरीदाबाद हरियाणा। जी, तो दर्शकों, हम जैसा जानते हैं कि हरियाणा में भी पानी की बहुत समस्या रहती है, कभी पंजाब से कभी हिमाचल से पानी लेने की बात कही जाती है। तो सर, आप ऐसे समय में जब पानी की दिक्कत रहती है तो हरियाणा में किस तरह से पानी का उपयोग किया जाता है, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। मैम, वहाँ की गवर्नमेंट काफ़ी प्रयास कर रही है, जैसे वहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बहुत अनिवार्य कर दिया है जी। घर के लिए, और रेन वाटर को इन सबको वो बहुत सेव करना चाहती है। जी। थोड़ा ये भी प्रयास किया जा रहा है कि हम आज से पानी कम लें, जो हमारा वाटर है ऊपर का उसी को रीयूज़ करें, फिल्टर करके उसे रीयूज़ करके हम अपना काम चलाएं। वहाँ के लोग भी काफ़ी इस चीज़ को समझने लग गए हैं अब। पहले तो नहीं समझते थे, बट अब समझने लग गए हैं कि वाटर इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट फॉर आवर न्यू जनरेशन। उस बिहाफ से अब वहाँ पे काम चल रहा है। और इसके साथ साथ आपने बात कही कि वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को आपकी सरकार ने इसे कंपलसरी बना दिया है, तो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम में क्या क्या आता है सर? मैम, जैसे रेन वाटर होता है जो हमारा जैसे हमारे टॉप लेवल पे जो रेन वाटर गिरता है उसको हम थ्रू पाइपलाइन अंडर ड्रेनेज सिस्टम में डालते हैं जी। और उसको फिर फिल्टराइज करके वो हमारा मतलब अर्थ वाटर को इंक्रीज करता है, जो हमें दोबारा मतलब कभी भी आगे चलकर वो हमें रीयूज़ कर सकते हैं उस वाटर जी। को, और वो हमारा अर्थ वाटर को इंक्रीज़ करता है। और हम जैसे घरों में वॉशिंग मशीन्स होती थी उनको भी प्रॉपर वे में यूज़ कर रहे हैं। किचन वाटर में जैसे आरओ वाटर होता था उसका जो रॉ वाटर निकलता है उसको भी रीयूज़ करने की कोशिश करते हैं। और अगर हम लोग समय की बदलाव की बात करें तो आपका बचपन किसी अलग तरह से रहा होगा और आज के समय में समय इस तरह से चेंज हो गया है, तो पानी की कंजप्शन किस तरह से चेंज हुई है, इसके बारे में आप हमें थोड़ा सा रियल बताइए। में क्या था कि हमने जो अपना इजीनेस बढ़ाने के चक्कर में ना वाटर का ज़्यादा यूजेस बढ़ा लिए। जैसे पहले हम बकेट में नहाते थे, अब हम थ्रू शॉवर नहाते हैं या फिर बाथ टब यूज़ करते हैं, जिसमें
बंदा तो एक ही नहाता है पर वाटर 4-5 बंदों का यूज़ होता है, तो उससे काफ़ी वेस्टेज ऑफ वाटर तो होती है। और पहले जो वाटर हमारा बच जाता था, जैसे वॉशिंग क्लॉथ्स होने के बाद या फिर जो भी वाटर बचता था, तो उससे हम फ्लोर साफ़ कर लेते थे, घर की सफाई हो जाती थी। अब वो सब कुछ नहीं हो पाता क्योंकि वो सब कुछ ड्रेनेज सिस्टम के थ्रू सीवरेज में चला जाता है। तो सर आप हमें ये बताइए कि ऐसे में हम लोग व्यक्तिगत स्तर पर और सरकार की तरफ से क्या-क्या कदम उठाए जा सकते हैं कि हम लोग पानी को और भी अधिक संरक्षित कर सकें? मेरा सारे भाई बहनों से अनुरोध है कि प्लीज़ सेव वाटर, बिकॉज हमारी जो आने वाली जनरेशन है उनको भी वाटर यूटिलाइज कराना हमारा कर्तव्य बनता है कि उनको हम प्रॉपर वाटर प्रोवाइड करें, नहीं तो आने वाली जनरेशन को फ्रेश वाटर मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। सर सबसे पहले तो आप हमें दर्शकों को अपने बारे में बताइए। जय डुग्गर जय माँ डोगरी। मेरा नाम है अनन्या और मैं हूँ जम्मू कश्मीर के बहुत ही छोटे से क्षेत्र से जिसका नाम है रियासी। कटरा से मात्र 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये इलाका। ओके, आपने बताया कि आप जम्मू कश्मीर से हैं, तो हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि जम्मू कश्मीर में पानी के मुख्य स्रोत कौन से हैं? पानी के मुख्य जो मतलब रिजर्व्स हैं वो है, सबसे बड़ा रिजर्व हमारे पास तो सलाल पावर प्रोजेक्ट है, जम्मू एंड कश्मीर का सबसे बड़ा डैम है ये, और काफ़ी बड़ा रिजर्व वाटर है यहाँ पर, मतलब फाइनेंशियली भी स्टेबल रखता है जम्मू को ये। और सेकंड वन हमारे पास चनाब रिवर है जो लोगों को बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक तो टूरिस्ट प्लेस भी है और मतलब रिजर्व भी है वाटर का, काफ़ी मतलब वहाँ से वाटर रिजर्व है और आने वाले टाइम में वहाँ से हमें काफ़ी पानी मिल सकता है। तो और अगर हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें, प्राकृतिक स्रोतों की बात करें, तो जम्मू कश्मीर में ऐसे कौन कौन से स्रोत हैं? जैसे कि आपको मैं बता सकता हूँ कि जम्मू में बहुत, आप सुना ही होगा, जम्मू मंदिरों का शहर कह सकते हैं, कहते भी हैं उसे। एंड वहाँ पर आप पानी के जो बोलीज वगैरह जिन्हें हम कहते हैं नेचुरल, बाव गिल जैसे आप देख रहे हैं, नेचुरल सोर्सेज तो वही हैं, बोलीज वगैरह, वहाँ से आपको नेचुरल वाटर मिल जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि सीजनल में मिलेगा, 12 महीने मिलेगा, पानी अंडरग्राउंड आ रहा है और मतलब वाटर लेवल डीप नहीं है वहाँ पर, पानी ऊपर ही आपको परत में मिल जाएगा। वहाँ पर एक जगह है, मेरे को बेसिकली उसका नाम इतना याद नहीं है प्रॉपर, लेकिन अगर आप वहाँ जो लोग हरिद्वार जाते हैं, जैसे हरिद्वार में आप देखें अस्थियाँ बहाने का वो है, तो कई लोग नहीं जा सकते जिनका फाइनेंशियल स्टेबल नहीं है, तो वहाँ पर लोग सैंड को थोड़ा सा ऊपर से साइड करते हैं एंड वहाँ बिल्कुल ही पानी आ जाता है। तो वहीं से आप देख सकते हैं कि पानी कितना पास है जम्मू में। यस। तो आप क्योंकि अभी यंग हैं और एज ए यंग जनरेशन आपका क्या सोच है कि आपकी कितनी इंपॉर्टेंस है आज के टाइम में वाटर कंजर्वेशन, जल संरक्षण के लिए? देखो मैम, अगर मैं बात करूं वाटर रिजर्व रखने की, तो मेरे को लगता है कि हमारी जनरेशन को वाटर रिजर्व करना स्टार्ट करना चाहिए, बचाना चाहिए पानी। देखो हम नहाते हैं, पानी वेस्ट कर देते हैं, पानी अगर नल का आ रहा है घर पे तो हम खुला रख के छोड़ देते हैं कि पानी आएगा, आने दो, ना आ रहा है तो बिल दे देते हैं। बिल देना इंपॉर्टेंट नहीं है, बात यह है कि हम अगर पानी को आज वेस्ट करेंगे तो हमारी आने वाली जनरेशन, जो हमारे आने वाले बच्चे हैं, हमारा आने वाला कल है, हमें वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। और आप जहाँ मैं खड़ा हूँ शिमला, मैंने इसके बारे में भी सुना है कि इसको एक बार मतलब यहाँ पे पानी बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे पानी बिल्कुल डेप्थ में जाकर आप, क्योंकि आप देख सकते हैं कितना हाइट पे है ये, और यहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। तो पानी में हर जगह हो सकती है ऐसी समस्या, कहीं ना कहीं आपको भी लगेगा जहाँ से आप देख रहे हैं, पानी की समस्या हर जगह है। तो मेरे को लगता है पानी बचाना चाहिए और ताकि हम अगली जनरेशन को पानी दे सकें। मैम आप अपना थोड़ा सा परिचय दीजिए। हेलो, आई एम तनीषा गर्ग जी, फ्रॉम फरीदाबाद, हरियाणा। फरीदाबाद हरियाणा से ही हैं? वाइफ ऑफ हिमांशु गर्ग। ओ, तो आप एक गृहिणी हैं, तो गृहिणी होने के नाते आप ऐसे कौन कौन से कदम उठाती हैं अपनी दिनचर्या में कि आप पानी की बचत को सुनिश्चित कर सकें? जैसे फॉर एग्जांपल किचन कोर्ट्स में हम अगर बात करते हैं तो उसमें हम अपने वाटर को यूटिलाइज कर सकते हैं बाय फिलिंग द बकेट्स, और वी कैन यूटिलाइज देम बाय रिफिल द वाटर and then give it to them car washing areas. For that we can utilize that जी। and हम लोग ये भी कर सकते हैं, अगर हम लोगों को वाटर को सेव करना है तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वाटर सेव करके रखें अपने पास, और जितना ज़्यादा हमारे लिए सेव रहेगा वाटर उतना हम सामने अपने लोगों को बोल पाएंगे कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है, आने वाला प्रॉब्लम होने वाला है, क्योंकि पानी की बहुत ज़्यादा क्राइसिस होने वाली है इस टाइम पे। इसी के साथ साथ आपका बच्चा भी बहुत छोटा है और बहुत क्यूट भी है, नो डाउट। तो आप अपने बच्चों को किस तरह से ग्रोथ में उनका हिस्सा बनाएंगे इसे कि वो पानी की बचत कर सकें? मैं अपने बच्चे को सिर्फ यही बोलूँगी कि पानी को सेव करने के लिए उसको उसके हाथ में पानी की टम्बलर्स नहीं देंगे हम, उसको बोलेंगे नहीं कि वहाँ पे बकेट है, उसको समझाओ। बेसिकली इसी लेवल पे बच्चा होता है जो ग्रोन अप होता है, कि हम उनको मैसेज दे सकते हैं कि अभी पानी को नहीं फैलाना है, इधर नहीं करना है, क्योंकि अगर हम बड़े टाइम में करेंगे तो बच्चा नहीं समझ पाता है। इसी एज से अगर हम उनको स्टार्ट लेवल पे लेके जाएंगे तो बच्चा बता पाएगा कि हाँ मुझे मम्मा ये नहीं करना है, इधर पानी नहीं फैलाना है।
तो बेसिकली अगर हम उस पानी को फ़िल्टर्ड करके रखें, किचन के जो आरओ वाटर से निकलता है उसको फ़िल्टर्ड करके हम कार की वॉशिंग में यूज़ कर सकते हैं और कपड़े वॉश करने के लिए भी रख सकते हैं उसको। और अगर हम नहाने के लिए बाथिंग एरिया में जाते हैं तो अपनी बकेट फुल करके रखें उसको, जिससे आने वाले टाइम में हम ज़्यादा वेस्ट ना करें वाटर का। दर्शकों, अभी हमारे कार्यक्रम में ऐसी पीढ़ी के लोग जुड़े हुए हैं जिनकी सोच और जिनकी समझ हमारे लिए बहुत मायने रखती है। अभी हमारे कार्यक्रम में जुड़े हैं छत्तीसगढ़ से हमारे मेहमान, और हम इनसे जानेंगे कि इनके विचार क्या हैं। कि आपने जल संरक्षण पर हमसे सवाल किए, जी। तो उसमें क्या था कि जो पहले की जो जनरेशन थी और अभी की जो है 3rd 4th 5th जनरेशन है, जी। तो पहले की जनरेशन जो बहुत कम थी और अभी का जो कंजप्शन है कई गुना बढ़ गया है। तो उसमें क्या है कि पानी की कुछ गर्मियों के समय में कमी महसूस होती है। हमें चाहिए कि हम कम से कम उपयोग करके पानी को बचाएं, ताकि वो आखिर हमारी आने वाली पीढ़ी को ही काम आना है। इसके लिए हमें उसका वेस्टेज नहीं करना है, उसको हमेशा बचा के रखना है, उसका ध्यान रखना है। जहाँ ज़रूरी हो तभी हमें उसका उपयोग करना चाहिए। जी। मेरा विचार यही है उनसे कि आपके जल संरक्षण में ये यदि जनता के सहयोग से ही ये सब काम हो सकता है, बाहर और किसी के सहयोग से नहीं हो सकता है। बिल्कुल सही बात है जब तक सर। पब्लिक अपना खुद से बचाव नहीं करेगी तो प्रशासन उसको कितना देख उसमें सकता है। नहीं कर सकेगा पूरा बिल्कुल उसको। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या है कि प्रश्न पब्लिक का सहयोग ही मेन अहम बात है। जी। अभी हमारे साथ दूसरे मेहमान भी हैं। सर, आपका क्या नाम है और आपके छत्तीसगढ़ में पानी के मुख्य स्रोत कौन से हैं? मैं श्याम चौथवानी जी। रायपुर छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। जी। मैं अभी सोलन आया था हमारे बाबा जी के सत्संग के लिए, तो यहाँ शिमला आ गया घूमने के लिए। तो ये हमारे यहाँ के जो प्रेस के बहन जी और भाई साहब मिले हैं, इन्होंने एक मुद्दा उठाया है कि जल संरक्षण का क्या महत्व है हमारी ज़िंदगी में। तो इसका तो खैर बहुत अहम महत्व है, क्योंकि हम देख रहे हैं बचपन से ही पानी के बिना तो हमारा जीवन अधूरा है। इसके बिना तो हम चल ही नहीं सकते। जी। पर इसके लिए हमें ये भी पता है कि जल के स्रोत काफ़ी कम हैं और पब्लिक तो क्या दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तो इसके लिए तो शुरुआत हमें अपने आप से ही करनी पड़ेगी। हमको क्या है, जल का कम से कम उपयोग करना चाहिए ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी उस जल का फ़ायदा मिल सके। नहीं तो ऐसा नहीं होगी, वो बेचारे जल के बिना उनको काफ़ी परेशानी आ जाए। जी, बिल्कुल सही बात कही आपने। और अगर हम लोग छत्तीसगढ़ की मुख्यतः बात करें तो छत्तीसगढ़ में मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं जल के? मुख्य स्रोत तो हमारे यहाँ एक बोर का भी है, दूसरा जो हमारे यहाँ की जो म्युनिसिपल है उनके थ्रू हमें पानी का दिया जाता है। पहले तो पानी हमें वहाँ दिया जाता था कि जितनी आवश्यकता है उतना ही दे देते थे। अभी उन्होंने मीटर लगा दिया है सभी हमारे घरों में। अभी मीटर के थ्रू जितना जिनको पानी चाहिए उतना उन्हें पानी प्रदान किया जा रहा है। अच्छा। परंतु फिर भी मेरा यही कहना है कि पानी तो गवर्नमेंट हमें दे रही है, परंतु हमको उनका कम से कम उपयोग करना चाहिए और शुरुआत हमको अपने आप से ही करनी है। मेरा यही आपसे संदेश है। यहाँ शिमला में आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन शिमला में तो हरियाली ही हरियाली है। अच्छा। छत्तीसगढ़ में ऐसी हरियाली नहीं है। जरूर है, कुछ जंगल इलाके हैं वहाँ पर जहाँ वाटर रिसोर्सेज तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जहाँ शहरीकरण हो चुका है, रोड बनते जा रहे हैं, पेड़ कटते जा रहे हैं। मुख्यतः पेड़ जो है हमारे जल को बचा के रखने वाले होते हैं, भूमि में संरक्षित रखते हैं और उसको हम निकाल के उपयोग करते हैं। हमारे समय जब हम बचपन में थे तो कोई दिक्कत ही नहीं आई, ऐसा कुछ प्रोग्राम भी नहीं हुआ कि जल संरक्षण के लिए क्या क्या किया जाए। अभी की स्थिति में जल ही जीवन है, ऐसा स्लोगन है। और इसके लिए एक अहम चीज मैं पाया हूँ कि पेड़ लगाएं। मेरा तो सजेशन है कि जब भी बर्थडे आता है लोग केक काटते हैं, तो केक काटने से क्या होता है, ये तो मतलब अंग्रेजी सभ्यता की ओर जा रहा है। हम अपने आप को देखें कि जब भी हम जन्मदिन मनाएं, पेड़ लगाएं। जी बिल्कुल। अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। नहीं हो सकता कम से कम 10 पेड़ तो लगा ही दें हर जन्मदिन पे। हर आदमी यदि इस तरीके से लगा ले तो वापस उस समय जैसा जंगल यहाँ पे आ जाएगा। जी। और इसके लिए एक और प्रयास किया जा सकता है
हम टैक्सी में टूर करने निकले हैं, हम कुछ बीज रख लें। अच्छा, बीज आम के हैं, नीम के हैं और भी फलदार वृक्ष होते हैं। उन बीजों को जहाँ रोड का किनारा देखें, साइड देखें और वहाँ फेंक दें। वहाँ पर, हाँ 10-12 में से कोई 4-5 तो उगेंगे ही, बिल्कुल। और वही आगे जो है वातावरण को और शुद्ध करेगा और नीचे पानी को कंजर्व करेगा। सर, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि सरकार छत्तीसगढ़ में ऐसे कौन कौन से कदम उठा रही है जिससे पानी की बचत हो रही है और पानी की डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छे से हो रही है। अभी सबसे बड़ा कदम उन्होंने उठाया है पब्लिक के लिए, उन्होंने ये वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम वहाँ पर उन्होंने चालू किया है, जिसके लिए गवर्नमेंट लोगों को सब्सिडी भी दे रही है। अच्छा। और उनमें सहयोग कर रही है वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, जिसमें क्या होता है कि बरसात के समय में वहाँ पर पानी घरों में इकट्ठा हो जाता है, ज़मीन में गड्ढे खोद के उसमें बोल्डर्स वगैरह पत्थर बड़े बड़े डाल के रेती बालू डाल के उसमें उसको वहाँ पे होता है। फिर गर्मियों के समय में वहाँ पर पानी की कम तकलीफ होती है। अच्छा, उसके लिए गवर्नमेंट बहुत अच्छी तरह से वहाँ पर एक्टिव हो रही है। जी, ये आपने हमें बहुत ही बेहतरीन बात बताई है। तो सर, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप कैसे बदलाव देखते हैं, आपकी जनरेशन किस तरह से पानी का उपयोग करती थी और आज क्योंकि हम लोग समय भी बदल गया है, हम लोग लग्जूरियस लाइफ देखते हैं अपने लिए, हम किस तरह की कमी नहीं चाहते हैं, तो ऐसे में हम पानी के उपयोग में किस तरह के बदलाव देखते हैं। पानी में बदलाव तो एक्चुअल में क्या है, आजकल जो नई जनरेशन आई है, पानी तो उनको भी चाहिए, पानी खर्च भी वो कर रहे हैं, परंतु वो बचाव की तरफ उनका रुझान नहीं है। वो नहीं चाहते हैं कि वो तो उनको जैसा मिलता है वैसे खपाते हैं पानी को, तो उनका ध्यान नहीं है एक्चुअल में इस तरफ। पर उनको धीरे धीरे करके हमको लाना पड़ेगा कि उस चीज़ में कि वो ध्यान करें और पानी का कम खर्च करें, ताकि आगे भी हमें दिक्कत नहीं जाए। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हमने जाना कि जल संरक्षण में आज किस किस तरह की बाधाएं आ रही है, किस किस तरह के कदम हम अपने व्यक्तिगत स्तर पर उठा सकते हैं और किस तरह से अपने कल को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन दर्शकों, एक अहम बात जो हमने ज़रूर नोटिस की होगी वो ये है कि जितनी भी आपदाएं आती है उसमें कहीं ना कहीं हम मानवों का बहुत बड़ा हाथ रहता है, और अगर हमें इन आपदाओं को जड़ से ख़त्म करना है तो वो भी हमारे हाथ में ही है। दर्शकों, जब हम लोग जागरूक होंगे तभी हम लोग एक बेहतर कल की शुरुआत कर सकते हैं, और अगर हम लोग जल की बात करें तो सुरक्षित होगा जल, तभी बेहतर होगा हमारा कल।